हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल में। आज हम लेकर आए हैं यूपी टेट 2026 का एसएसटी का पहला प्रैक्टिस सेट, जिसमें हम 10 महत्वपूर्ण प्रश्नों को कवर करेंगे जो पहले के एग्ज़ाम में पूछे भी गए हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो ये इम्पोर्टेंट 10 क्वेश्चंस को कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। यूपी टेट 2026 के लिए एसएसटी का पहला प्रैक्टिस सेट। प्रश्न नंबर पहला, भारत का संविधान कब लागू हुआ था? ऑप्शन ए 15 अगस्त 1947 को, ऑप्शन बी 26 जनवरी 1950 को, ऑप्शन सी 26 नवंबर 1949 को, ऑप्शन डी 2 अक्टूबर 1950 को। तो इसका राइट आंसर है 26 जनवरी 1950 को। जो हमारा भारतीय संविधान है वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम में पूछे जा सकते हैं, उनको भी हम कवर करेंगे जो आपके एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट हैं। और जैसे भारत का संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हुआ था, लेकिन इसको लागू जो किया गया था वो 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इसे पूर्ण स्वराज दिवस की याद में जोड़ा जा सके। क्योंकि जो भारत का संविधान था वो 26 नवंबर 1949 को तैयार होने के बावजूद भी उसको 26 जनवरी 1950 को लागू किया गया था, क्योंकि इस जो 26 जनवरी का दिन था, इस दिन 26 जनवरी को भारत गणराज्य बना था। इसे 26 नवंबर 1949 संविधान द्वारा अपनाया गया था, लेकिन जो 26 जनवरी की तारीख थी उसको इसलिए अपनाया गया था क्योंकि 26 जनवरी 1930 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा इसको पूर्ण स्वराज दिवस घोषित किया गया था। तो उसी की याद में इसको 26 जनवरी की तारीख को इसमें रखा गया था। 26 जनवरी को ही 1950 को संविधान लागू किया गया था। तो ये इसका कारण था कि 26 जनवरी की तिथि इसीलिए रखी गई थी, क्योंकि 1930 को जवाहरलाल नेहरू के द्वारा रावी नदी के किनारे पूर्ण स्वराज की घोषणा की गई थी। उसी सम्मान में इस दिन को चुना गया था। तो इसकी जो लागू होने की तिथि थी वो 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था, और इसको जो अपनाया गया था वो संविधान सभा द्वारा वो 26 नवंबर 1949 को। और इसका जो प्रारूप था, संविधान जो बना था, वो 2 साल 11 महीने और 18 दिन लगे थे। ये भी एग्ज़ाम में पूछ लिया जाता है कि इसमें कितना समय लगा था, तो ये फैक्ट भी एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। और इसके जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे वो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे। ये भी इम्पॉर्टेंट है एग्ज़ाम के लिए। तो ये इसमें जो भी फैक्ट दिए गए हैं वो सारे ही एग्ज़ाम के लिए इम्पॉर्टेंट है। एक क्वेश्चन से कई सारे क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें एक क्वेश्चन से ही आपके कई सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। जैसे प्रारूप समिति के अध्यक्ष तो डॉक्टर भीमराव अंबेडकर थे, और इसका प्रभाव इस दिन भारत का एक संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य बना, क्योंकि इसी दिन हमारा गणतंत्र बना था और जिस दिन संविधान लागू हुआ था। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन है प्रश्न नंबर 2, गंगा नदी का उद्गम स्थल कहाँ है? ऑप्शन ए मानसरोवर, ऑप्शन बी गोमुख, ऑप्शन सी अमरकंटक, ऑप्शन डी पंचगंगा। तो प्रश्न 2 का आंसर है गोमुख। गंगा नदी जो है वो गंगोत्री के गोमुख से निकलती है। उत्तराखंड में गंगोत्री जो नामक ग्लेशियर है, वहाँ के गोमुख जो स्थल है वहाँ से गंगा नदी का उद्गम हुआ है। और इसमें कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट को जानेंगे। जैसे गंगा नदी का वास्तविक उद्गम उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर का गोमुख नामक स्थान है, जहाँ से भागीरथी निकलती है। जो गंगा नदी है, जो गंगा नदी को पहले ये भागीरथी के रूप में निकलती है। जो गोमुख से इसका जो अवतरण होता है वो भागीरथी के नाम से होता है, लेकिन ये आगे चल के देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ा है, गंगा नदी का। और आगे चलकर अलकनंदा से मिलकर गंगा बनती है। क्योंकि ये क्वेश्चन घुमा के भी पूछ सकते हैं कि गंगा नदी कहाँ से निकली। गंगा नदी का उद्गम तो गोमुख से हुआ है, लेकिन उसको पहले भागीरथी के नाम से जाना जाता है। लेकिन भागीरथी जो देवप्रयाग में आके अलकनंदा से जब मिलती है तो वहाँ से इसका नाम गंगा पड़ जाता है। और यह पवित्र हिमनद हिमालय पर्वतमाला में स्थित है।
उद्गम स्थल जैसे गंगा नदी का उद्गम स्रोत गंगोत्री ग्लेशियर है और इसकी ऊंचाई जो है वो 3000 मीटर पर है। इसकी जो गंगोत्री ग्लेशियर की ऊंचाई है, और इस ग्लेशियर के पास गोमुख से गंगा की मूल धारा भागीरथी निकलती है। ये भी इम्पोर्टेंट है कि जैसे जो गंगा की जो धारा निकलती है गोमुख से, वो किस नाम से जानी जाती है, तो वो भागीरथी के नाम से जानी जाती है। और भौगोलिक स्थान, यह क्षेत्र भारत के उत्तराखंड राज्य के उत्तरकाशी जिले में स्थित है, उत्तराखंड में पड़ता है। और भागीरथी नदी आगे चलकर अन्य नदियों में मिलती है तथा देवप्रयाग में अलकनंदा से मिलने के बाद इसका नाम गंगा पड़ता है। यह भी पूछा जा सकता है कि गंगा नदी का नाम कहाँ, किस नदी से मिलने पे पड़ता है या कौन से स्थान से, तो देवप्रयाग में जब ये अलकनंदा से मिलती है तब इसका नाम गंगा नदी पड़ता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 3। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? ऑप्शन ए नंदा देवी, ऑप्शन बी कंचनजंगा, ऑप्शन सी धौलागिरी, ऑप्शन डी माउंट एवरेस्ट। तो क्वेश्चन तीसरे का राइट आंसर है कंचनजंगा, ऑप्शन बी। भारत का जो सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है, क्योंकि जो भारत की सीमा में जो पड़ता है वो कंचनजंगा ही है। माउंट एवरेस्ट जो है वो नेपाल की सीमा में पड़ता है, इसलिए उसको विश्व की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कहा जाता है। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है, लेकिन जो भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है वो कंचनजंगा है। और इसके कुछ इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं, जैसे माउंट एवरेस्ट नेपाल में स्थित है, इसलिए भारत की सीमा में सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा है। और इसकी ऊंचाई जो है वो 8586 मीटर है। इसकी ऊंचाई भी पूछी जा सकती है। जो सिक्किम में स्थित है, और इसकी अवस्थिति जैसे पूछ लिया गया कंचनजंगा किस स्टेट में पड़ता है, किस राज्य में, तो ये सिक्किम में पड़ता है, जिसकी ऊंचाई 8586 मीटर है। और यह भारत नेपाल सीमा पर पूर्वी हिमालय में स्थित है, क्योंकि हिमालय को कई भागों में बांटा गया है, पूर्वी हिमालय, पश्चिमी हिमालय, तो ये पूर्वी हिमालय में स्थित है। और ये दुनिया की तीसरी सबसे ऊंची चोटी भी है कंचनजंगा। इसकी ऊंचाई ये है और स्थान सिक्किम में है, नेपाल की सीमा पर स्थित है। और इसकी विशेषता ये है कि ये दुनिया का तीसरा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। इस तरह से भी पूछ सकता है कि भारत का ऐसा कौन सा पर्वत शिखर है जो दुनिया में तीसरे स्थान पर आता है, तो कंचनजंगा। और माउंट एवरेस्ट जो है ये दुनिया की सबसे ऊंची चोटी है, लेकिन यह नेपाल और तिब्बत की सीमा पर स्थित है, ना कि पूरे भारत में। नेपाल का माउंट एवरेस्ट का कुछ भाग हो सकता है, लेकिन ये पूर्णतः नेपाल और तिब्बत में, चीन में पड़ता है। और जो भारत की दूसरी सबसे बड़ी चोटी है वो गॉडविन ऑस्टिन है, क्योंकि ये जो K2 जिसको बोला जाता है, ये भारत की दूसरी पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। जो इसका जो क्षेत्र है वो पाकिस्तान के अधिकार क्षेत्र में आता है, इसलिए इसको भारत की, लेकिन ये है भारत की सीमा में, इसलिए ये भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी बोली जाती है। लेकिन यह पाकिस्तान के कब्जे वाले गिलगित बल्टिस्तान में स्थित है। जो भारत और पाकिस्तान का जो क्षेत्र पड़ता है, जो इस पे भारत का कुछ क्षेत्र जो पाकिस्तान के अधिकार में चला गया उसमें पड़ता है, इस वजह से इसको भारत का दूसरा पर्वत शिखर कहा जाता है, नहीं माना जाता, क्योंकि इसका कुछ भाग पाकिस्तान में चला गया इसलिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। भारत का राष्ट्रीय पशु कौन है? ऑप्शन ए शेर, ऑप्शन बी बाघ, ऑप्शन सी हाथी, ऑप्शन डी गैंडा। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी बाघ। और इसके कुछ फैक्ट हैं। बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया है, क्योंकि यह शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक है। जो बाघ है उसको शक्ति, साहस और गौरव का प्रतीक माना जाता है, इसीलिए भारत का राष्ट्रीय पशु इसको घोषित किया गया है। और इसका वैज्ञानिक नाम है पैंथेरा टाइग्रिस। इसका नाम भी पूछ सकते हैं एग्जाम में कि बाघ का जो वैज्ञानिक नाम क्या है, तो पैंथेरा टाइग्रिस है। और वैज्ञानिक नाम वाले इस जानवर को अप्रैल 1973 में राष्ट्रीय पशु घोषित किया गया था। इसको बाघ को राष्ट्रीय पशु कब घोषित किया गया था, तो 1973 में। ये भी एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट है, ये भी क्वेश्चन बन सकता है। और बाघ को राष्ट्रीय पशु क्यों चुना गया? क्योंकि ये भारत
भारत की शक्ति, सामर्थ्य और गौरव का प्रतीक माना जाता है इसलिए। और बाघों की घटती संख्या को रोकने के लिए, उनके संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए प्रोजेक्ट टाइगर शुरू किया गया था। जो बाघ हैं उनकी संख्या को बढ़ाने के लिए और उनके संरक्षण के लिए जो टाइगर प्रोजेक्ट है वो चलाया गया था। और 1973 में, क्योंकि इसकी भी तिथि पूछ ली जाती है कि टाइगर प्रोजेक्ट कब शुरू हुआ था, तो 1973 में शुरू हुआ था टाइगर प्रोजेक्ट। ये सारे फैक्ट जो हैं वो इम्पॉर्टेंट है एग्जाम के लिए और इनसे क्वेश्चन बनते हैं। बाघ भारतीय उपमहाद्वीप का मूल निवासी है और देश की समृद्ध संस्कृति और जैव विविधता का महत्वपूर्ण हिस्सा है। ये जो बाघ है इसको ये भी इसलिए भी राष्ट्रीय पशु कहा जाता है क्योंकि ये भारतीय उपमहाद्वीप का ही जानवर है, भारतीय उपमहाद्वीप का ही हिस्सा है, मूल निवासी कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5। पंचायती राज व्यवस्था का प्रारंभ भारत में कब हुआ था? ऑप्शन ए 1952 में, ऑप्शन बी 1959 में, ऑप्शन सी 1965 में, ऑप्शन डी 1972 में। तो क्वेश्चन 5 का राइट आंसर है ऑप्शन बी 1959 में। भारत में पंचायती राज की शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में हुई थी। जो पंचायती राज व्यवस्था है उसका जो शुभारंभ हुआ था वो 2 अक्टूबर 1959 को हुआ था। ये तिथि आपको याद रखनी है। और ये राजस्थान के नागौर जिले से प्रारंभ हुई थी। यह ग्रामीण स्तर पर स्थानीय सुशासन की पहली पहल थी, क्योंकि ये ग्रामीण त्रिस्तरीय सुशासन व्यवस्था है और ये पहली पहल थी जब राजस्थान के नागौर जिले में इसकी स्थापना की गई थी। यह त्रिस्तरीय प्रणाली है और पहली बार 1959 में लागू की गई थी और बाद में इसे 1992 के 73वें संवैधानिक संशोधन के माध्यम से संवैधानिक दर्जा दिया गया। और उसको 1952 में जो 73वां संविधान संशोधन हुआ था उसके माध्यम से उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। ये भी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट है कि इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया था पंचायती राज को, तो 1973 में, और नहीं सॉरी 1952 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से 1952 में उसको संवैधानिक दर्जा दिया गया था। और इसकी शुरुआत 2 अक्टूबर 1959 को राजस्थान के नागौर जिले में पंडित जवाहरलाल नेहरू के माध्यम से की गई थी। इसका जो शुभारंभ हुआ था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने किया था और जिससे राजस्थान जो देश का पहला राज्य था जिसने इस व्यवस्था को लागू किया था। तो इस तरह से भी पूछ सकता है क्वेश्चन कि पंचायती राज व्यवस्था लागू करने वाला पहला राज्य कौन सा था, तो राजस्थान। और इसको जो संवैधानिक दर्जा मिला था वो 1952 में 73वें संविधान संशोधन के माध्यम से मिला था, जो 1993 में लागू हुआ था। 92 में इसको पारित किया गया था और 93 में इसको लागू किया गया था। ये भी याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6। चिपको आंदोलन का संबंध किससे था? ऑप्शन ए पेड़ काटने से रोकना, ऑप्शन बी पर्यावरण प्रदूषण, ऑप्शन सी भूमि सुधार, ऑप्शन डी जल संचय। तो क्वेश्चन 6 का राइट आंसर है ऑप्शन ए पेड़ काटने से रोकने के लिए। पेड़ काटने से रोकना, चिपको जो आंदोलन था वो पेड़ों से संबंधित था, पेड़ों को काटने से रोकने के लिए। चिपको आंदोलन 1973 में उत्तराखंड के अल्मोड़ा क्षेत्र में शुरू हुआ था। इसकी तिथि भी पूछ सकते हैं कि ये चिपको आंदोलन कब चलाया गया था, तो 1973 में चलाया गया था उत्तराखंड में। और इसका जो नेतृत्व था वो सुंदरलाल बहुगुणा और गोविंद सिंह रावत ने किया था। कभी कभार इनके ये नेतृत्वकर्ता भी पूछ लिए जाते हैं कि कौन सा आंदोलन किसने चलाया था, तो सुंदरलाल बहुगुणा ने इसको चलाया था। और चिपको आंदोलन भारत में पेड़ों की कटाई को रोकने और वनों के संरक्षण से संबंधित था। पेड़ों को रोकना और उनके संरक्षण से संबंधित ये आंदोलन चलाया गया था। और उत्तराखंड के पहाड़ी क्षेत्रों में ग्रामीण लोगों खासकर महिलाओं द्वारा किया गया था इसको, जिसमें वे पेड़ों को चिपक कर या उन्हें गले लगाकर उनकी रक्षा करते थे कि पेड़ों को काटने से रोकने के लिए वो पेड़ों से चिपट जाते थे कि उनको काटा ना जा सके। और उसका जो मुख्य उद्देश्य था वो ये था कि पेड़ों की अंधाधुंध व्यवसायिक कटाई का विरोध करना,
जो उत्तराखंड में वनों की कटाई जो हो रही थी, अंधाधुंध वनों को काटा जा रहा था, तो उसको जो अंधाधुंध व्यवसाय के लिए लकड़ी का जो कटान हो रहा था उसको रोकने के लिए इस आंदोलन को चलाया गया था। वनों के अव्यावहारिक दोहन से बचाना था। और इसमें इस आंदोलन का नेतृत्व सुंदरलाल बहुगुणा, चंडी प्रसाद भट्ट और गौरा देवी जैसे लोगों ने किया था। वैसे तो इसके जो प्रमुख नेतृत्वकर्ता थे वो सुंदरलाल बहुगुणा थे, लेकिन उनके साथ और भी इनके सहयोगी थे, जैसे चंडी प्रसाद भट्ट, गौरा देवी और गोविंद सिंह रावत। ये इनके सहयोगी थे जिन्होंने इस आंदोलन में इनका सहयोग किया था। और यह भारत का एक महत्वपूर्ण पर्यावरण संरक्षण आंदोलन था। ये चिपको आंदोलन जो था वो पर्यावरण के संरक्षण के लिए चलाया गया था, जिसने भारत की पर्यावरण नीतियों को महत्वपूर्ण रूप से प्रभावित किया था। क्योंकि इस आंदोलन के चलाए जाने से जो पर्यावरण के प्रति लोगों के प्रति जागरूकता पैदा करना था और पर्यावरण को बचाना था। और चिपको आंदोलन ने हिमालयी वनों व पेड़ों की कटाई पर प्रतिबंध लगाने के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। और इस आंदोलन के माध्यम से ही जो हिमालय क्षेत्र में जो वनों की कटाई चल रही थी अंधाधुंध, उसका व्यावसायिक दोहन हो रहा था, उसको रोका गया। और उसमें इस आंदोलन ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। और इस आंदोलन में पर्यावरण सामुदायिक अधिकारों की रक्षा के महत्व को रेखांकित किया, और जिससे अन्य जो पर्यावरण आंदोलन थे उनको भी प्रेरणा मिली और उनको आंदोलन को प्रेरित किया। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7। भारत की संसद का उच्च सदन कौन सा होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी विधानसभा, ऑप्शन सी राज्यसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। तो क्वेश्चन 7 का राइट आंसर है ऑप्शन सी राज्यसभा। भारत की संसद का उच्च सदन राज्यसभा होती है, क्योंकि भारत की संसद द्विसदनीय है। लोकसभा जिसे निचला सदन बोलते हैं और राज्यसभा जिसे उच्च सदन बोलते हैं। और इसको राज्यसभा को स्थायी सदन भी बोला जाता है, क्योंकि इसको भंग नहीं किया जाता है। राज्यसभा स्थायी सदन है जिसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। भारत की संसद का उच्च सदन राज्यसभा है, जिसे राज्यों की परिषद भी कहा जाता है। यह भारत की संसद का ऊपरी सदन है तथा भारत की संघीय इकाइयों, राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करता है। और इसके कुछ और भी फैक्ट हैं, जैसे इसमें राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रतिनिधि तथा राष्ट्रपति द्वारा नामित कुछ सदस्य शामिल होते हैं। जो राज्यसभा सदस्य जो होते हैं वो केंद्र शासित प्रदेश और राज्यों के और राष्ट्रपति द्वारा जो नामित मनोनीत किए जाते हैं उन सदस्यों को इसमें शामिल किया जाता है। और राज्यसभा स्थायी सदन है, इसे कभी भंग नहीं किया जा सकता। और जो इसके राज्यसभा के जो सभापति होते हैं वो भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। भारत के उपराष्ट्रपति राज्यसभा के पदेन सभापति होते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8। भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ऑप्शन ए ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा, ऑप्शन सी गोदावरी, ऑप्शन डी यमुना। तो क्वेश्चन 8 का राइट आंसर है ऑप्शन बी गंगा। भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। गंगा नदी भारत की सबसे लंबी नदी है, जिसकी कुल लंबाई लगभग 2525 किलोमीटर है। इसकी लंबाई भी पूछ ली जाती है, ये भी इम्पोर्टेंट है कि गंगा नदी की लंबाई कितनी है, तो 2525 किलोमीटर। और ये हिमालय से निकलकर बंगाल की खाड़ी में मिलती है। इसका जो उद्गम स्थल है वो हिमालय के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है और बंगाल की खाड़ी में जाकर मिलती है। ये उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से और निकलती है और उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, पश्चिम बंगाल जैसे राज्यों से बहते हुए बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसकी लंबाई 2525 किलोमीटर और उत्पत्ति स्थल जो उत्तराखंड के गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। इसका अपवाह क्षेत्र जो है वो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल है। ये इसके स्टेट भी पूछ लिए जा सकते हैं कि गंगा नदी कितने राज्यों से प्रवाहित होती है। तो उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होते हुए ये बंगाल की खाड़ी में गिरती है। इसका मुहाना जो है वो बंगाल की खाड़ी में है।
नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9। भारत का राष्ट्रीय ध्वज किसने डिजाइन किया था? ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये पूछा भी गया है एग्जाम में। ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया, ऑप्शन सी महात्मा गांधी, ऑप्शन डी जवाहरलाल नेहरू। तो क्वेश्चन 9 का राइट आंसर है पिंगली वेंकैया। भारत का राष्ट्रीय ध्वज डिजाइन किया था पिंगली वेंकैया ने। और कुछ इसके इम्पोर्टेंट फैक्ट हैं जो आपके एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण हैं। जैसे भारत का तिरंगा झंडा पिंगली वेंकैया द्वारा डिजाइन किया गया था। इसमें 3 रंग है, केसरिया जो त्याग का प्रतीक है, सफ़ेद सत्य और शांति का, हरा उन्नति का, और बीच में अशोक चक्र है जो धर्म चक्र है। भारत के राष्ट्रीय ध्वज को पिंगली वेंकैया ने डिजाइन किया था और उन्होंने 1921 में महात्मा गांधी के समक्ष अपने डिजाइन को प्रस्तुत किया था। इन्होंने इस डिजाइन को महात्मा गांधी के समक्ष प्रस्तुत किया था, और जिसमें 2 रंगों लाल और हरा के साथ चरखे को भी दर्शाया गया है, जिसे बाद में सफ़ेद रंग और अशोक चक्र से बदल दिया गया है। पहले जो तिरंगे झंडे में जो चक्र है उसकी जगह पे पहले चरखा था, उसके चरखे के स्थान पर अशोक चक्र को कर दिया गया है बाद में। और पिंगली वेंकैया ने 1921 में गांधी जी को एक राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन दिखाया था, जिसमें 2 रंग थे और बीच में चरखा था, जो स्वदेशी आंदोलन का प्रतीक था। जो पहले जो झंडा डिजाइन किया गया था इनके द्वारा, उसमें 2 रंग थे, केसरिया और हरा, और बीच में चरखा था। लेकिन बाद में इसको चरखे के स्थान पर चक्र को उसमें दिखाया गया है। और गांधी जी ने सफ़ेद रंग जोड़ने का सुझाव दिया, जो शांति और अन्य समुदायों का प्रतिनिधित्व करता है। चरखे के स्थान पर अशोक चक्र स्थापित करने का सुझाव दिया था। और 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने तिरंगे के इस अंतिम स्वरूप को राष्ट्रीय ध्वज के रूप में अपनाया था। जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज है उसको 22 जुलाई 1947 को संविधान सभा ने अपनाया था, जिसमें सबसे ऊपर केसरिया, बीच में सफ़ेद और नीचे हरा, और बीच में 24 तीलियों वाला अशोक चक्र था। तो इसको ये भी क्वेश्चन बन सकता है कि संविधान सभा ने राष्ट्रीय ध्वज को कब अपनाया था? तो 22 जुलाई 1947 को राष्ट्रीय ध्वज को संविधान सभा द्वारा अपनाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारत का सबसे बड़ा राज्य जनसंख्या के अनुसार कौन सा है? ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश, ऑप्शन सी महाराष्ट्र, ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। तो क्वेश्चन 10 का राइट आंसर है ऑप्शन बी उत्तर प्रदेश। जनसंख्या के अनुसार भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार जनसंख्या के हिसाब से भारत का सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश है, जिसकी आबादी 24 करोड़ से अधिक है। इसकी पॉपुलेशन भी पूछी जा सकती है एग्जाम में कि 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तर प्रदेश की जनसंख्या कितनी है, तो 24 करोड़ से भी अधिक है। और इसके बाद महाराष्ट्र और बिहार का स्थान आता है। उत्तर प्रदेश के बाद महाराष्ट्र और बिहार आता है। और भारत का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य है यह राज्य अपनी भारी जनसंख्या और घनत्व के लिए भी जाना जाता है, उत्तर प्रदेश। और इसके विपरीत सिक्किम सबसे कम आबादी वाला राज्य है। सबसे ज़्यादा आबादी वाला है उत्तर प्रदेश और सबसे कम आबादी वाला है सिक्किम। तो ये थे हमारे 10 क्वेश्चन जिनको हमने कवर किया है, जो आपके यूपी टेट 2026 के एग्ज़ाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है और महत्वपूर्ण है। इनमें 10 क्वेश्चन से आप कई सारे मैंने आपको फैक्ट दिए हैं जिनसे कई सारे क्वेश्चन और भी बन सकते हैं। तो ऐसे ही क्वेश्चन को हम लाते रहेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए प्रैक्टिस सेट के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।